डॉक्टर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ इनकम इन द सेम प्रीवियस ईयर। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि आप अगर कोई इनकम कमाते हो, व्हेन यू अर्न समथिंग इन 1 ईयर इट इज़ टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर में भरा जाता है। ये इसका नॉर्मल बेसिक मीनिंग है। मतलब बोलने का ये मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझो आपने 2021 और 2 में आपने अर्न किया, तो इसका कैलकुलेशन आप कब करोगे? तो 2022 और 23 में करोगे, मतलब नेक्स्ट ईयर में करते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इनकम का असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन, कितना इनकम कितना टैक्स आएगा, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट, वो सेम प्रीवियस ईयर में होता है। तो 99% प्रीवियस ईयर में कमाया हुआ मनी असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है, ऐसा चलता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको सेम ईयर में ही टैक्स भरना पड़ता है। अब वो कौन से केसेस हैं वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो पहला केस जो है वो है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। जो बंदा इंडिया का नहीं है, नॉन रेजिडेंट, इंडिया का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं रखता है, बाहर का है, तो उसको क्या करना होगा? कमाना पड़ेगा और उसी साल के अंदर उसको टैक्स भरना होगा। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कमा के वही साल में इसको सेटअप कर दो, नेक्स्ट ईयर का वेट मत करो। वैसे हमारे इंडिया में कैसा होता है, आप एक साल में कमाते हो जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और उसका असेसमेंट जो होता है नेक्स्ट ईयर में होता है। नेक्स्ट ईयर में आप उसके ऊपर टैक्स भरते हो, प्रोसेस करते हो। लेकिन शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट है, उसको सेम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना होगा। कंडीशन क्या है? पहला, शिप बिलोंग्स टू नॉन रेजिडेंट। वो जो शिप का बिजनेस है वो शिप किसको बिलोंग करना चाहिए? वो नॉन रेजिडेंट को होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट के नाम पे होनी चाहिए। फिर दूसरा, वो शिप में वो क्या करना चाहिए? वो कैरी करना चाहिए पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, मेल एंड गुड्स फॉर शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया। इंडिया में पोर्ट पर वो क्या करना चाहिए? इसको शिप करना चाहिए। कौन कौन लोगों को? पैसेंजर्स हो गए, लाइफ स्टॉक हो गए मतलब जानवर, मेल, गुड्स, ये सब, वो इन सब चीज़ों का वो कैरी करना चाहिए। मतलब जो नॉन रेजिडेंट शिप कैरी कर रहा है ना, इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ लेके आ सकता है? पैसेंजर को लेके आ सकता है, जानवरों को लेके आ सकता है, मेल लेके आ सकता है, गुड्स लेके आ सकता है, और कोई भी पोर्ट के ऊपर, इंडिया के पोर्ट में उस चीज़ को लेके आ सकता है। तो जो बंदा जिसके पास शिप हो और वो इंडिया के पोर्ट के अंदर ये सब चीज़ें लेके आ रहा है, तो उसको सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना होगा। फिर क्या बोला है कि शिप इज़ अलाउड टू लीव। उस शिप को हम लोग इंडिया वाले जब तक जाने नहीं देंगे जब तक या तो पूरा टैक्स पे नहीं किया हो उसने, या उसने अरेंजमेंट करके गया, भाई देख मैं तो जा रहा हूँ लेकिन इसका अरेंजमेंट है, टैक्स हम लोग भर देंगे। तो अगर ये दोनों सिचुएशन होगा तभी उसको वो पोर्ट से जाने के लिए कहा जाएगा, अदरवाइज उसको वहीं बांध के रखेंगे कि भाई आपको टैक्स भरना है तभी इंडिया के बाहर जाना है। आई बात समझ में? अब वो टैक्स किसके ऊपर भरेगा? तो टैक्स वो इनकम के ऊपर भरेगा। तो जो भी फ्रेट कमाएगा उसका 7.5% लेना है। फ्रेट मतलब क्या? लाना ले जाना, जो पैसेंजर को लेके आ रहा है, लाइफ स्टॉक को लेके आ रहा है, मेल को लेके आ रहा है, गुड्स को लेके आ रहा है, इसको फ्रेट बोलते हैं। तो जो भी फ्रेट वो कमाएगा उसके 7.5% उसकी वो इनकम काउंट होगी और उस इनकम पे उसको टैक्स भरना होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि नॉन रेजिडेंट अगर कोई शिप ऑपरेट करता है और उस शिप के अंदर वो पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, मेल और गुड्स को शिप करता है इंडिया के अंदर, तो उसको इंडिया के बाहर तब तक जाने नहीं मिलेगा जब तक वो टैक्स भर ना दे, या कोई अरेंजमेंट करके जाए कि भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन ये टैक्स हम लोग पे कर देंगे। और किसके ऊपर टैक्स पे करेंगे? वो इनकम के ऊपर करेंगे, और वो इनकम होगी जो भी वो फ्रेट कमाएगा उसका 7.5%। आई बात समझ में? तो ये बंदे को सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना है, असेसमेंट करना है। दूसरा बंदा कौन है? पर्सन लीविंग इंडिया। वो लोग जो इंडिया लीव करके जा रहे हैं और उनका कोई इंटेंशन नहीं है वापस इंडिया में आने का। अभी आप लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या बोलते हैं, यार हम लोग को तो यूएस में ही सेटल होना है। तो आप एक बार यूएस के लिए निकले फिर इंडिया में नहीं आने वाले, तो उस जिस साल में आप निकल रहे हो सकता है उस साल में आपने कुछ कमाया हो, तो वो जो कमाई आपने की है उसके ऊपर वही साल में टैक्स भर दो। नेक्स्ट ईयर के लिए वेट मत करो, अरे नेक्स्ट ईयर में तो यूएस में होंगे, हम थोड़ी यूएस आएंगे फिर। तो जो कोई बंदा है जो बाहर सेटल होना चाह रहा है इंडिया को छोड़ के, तो वो बंदे ने अगर कोई इनकम कमाया होगा तो सेम प्रीवियस ईयर में उसको टैक्स भरना होगा, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना नहीं है। तो इसमें यही बोला है, व्हेन इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट एन इंडिविजुअल में लीव इंडिया हैज़ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इन इंडिया। इंडिया के बाहर जा रहा है, जा भाई हम टाटा करेंगे,
और आपका कोई इंटेंशन भी नहीं है, मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाया है वो इनकम को आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना है। हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए वेट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? एग्जाम्पल दिया उससे समझ में आएगा। मिस्टर इंडियन इज़ लिविंग फॉर कनाडा, कनाडा के लिए जा रहा है ऑन 1 Feb 2022। ही हैज़ नो इंटेंशन, बोल दिया भाई मैं रिटर्न नहीं आने वाला हूँ। ही आस्क्ड टू पे, तो कभी तक स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 April 2021 से लेके ये डेट तक उसने जितना भी पैसा इंडिया में कमाया होगा उसके प्रीवियस ईयर में उसको ही टैक्स भरना होगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये दो कैटेगरी होगी, एक शिपिंग बिजनेस का हो गया, एक पर्सनल लिविंग इंडिया होगा। थर्ड, एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। एओपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो और कोई कैटेगरी में नहीं आता वो इसमें आता है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल, ये कुछ एग्जाम्पल है, वो सब आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में आएगा। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? ये ग्रुप होता है पर्सन का जिसके अंदर मिस्टर ए भी आ सकता है, मिस्टर बी भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकती है, फर्म भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है? सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं, ए एंड बी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, ये सब। तो ये लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं कोई काम करने के लिए, पर्टिकुलर इवेंट के लिए और पर्पस के लिए, और वो इवेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर ही। तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट नहीं करना है, आपका पर्पस खत्म हो गया ना, अब आप लोग एक साथ नहीं आओगे, तो एक काम करो यही साल में टैक्स भर दो। तो इसलिए बोला गया है एओपी और बीओआई इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। प्रीवियस ईयर जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब वही 1 April से जब स्टार्ट होगा और जिस डेट को वो डिसॉल्व होगा उस डेट तक को आपको टैक्स भरना है। आई बात समझ में? तो ये तीन हो गया, एक शिपिंग हो गया, एक पर्सन लिविंग इंडिया हो गया, एओपी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, है ना? नीरव मोदी हो गया, फिर भी विजय माल्या हो गया। इन लोग ने डिफ़ॉल्ट किया बैंक का लोन। बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद भी इनके पास 20 करोड़ की गाड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बता रहा हूँ, लग्जरी कार्स है उनके पास 20 करोड़ का, और वो 20 करोड़ बेच के भागना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उसको वहीं रोक लेगा। भाई एक तो तूने ईएमआई पे नहीं किया और तेरे पास ये कार क्या कर रही है, और ये कार भी तू बेचना चाह रहा है, तो हम लोग आपको ये बेचने नहीं देंगे। तो इसलिए देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। एक नीरव खान करके कोई बंदा है जिसने बैंक का डिफ़ॉल्ट किया है और वो अपनी फरारी कार 20 करोड़ की बेचना चाहता है टू अवॉइड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। नीरव खान को पता चल गया है कि ये मेरी गाड़ी वो जब्त कर लेंगे इनकम टैक्स वाले और मुझे रिटर्न भी नहीं करेंगे। काम करते इसको बेचते, पैसा लेते, निकल लेते। तो बेचने से पहले उनको पता चल गया उसका मकसद है कि भाई 1 फरवरी को बेचने वाला है। तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि भाई 1 अप्रैल से 1 फरवरी तक का ही तू असेसमेंट कर दे और अभी टैक्स भर दे। एक तो तू डिफॉल्ट करता है, ऊपर से तेरे पास 20 करोड़ की कार क्या कर रही है और वो भी बेच के तू भागना चाहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर और जिस डेट को आप बेचना चाहते हो वो डेट तक आप रिटर्न फाइल कर दो, अपना इनकम टैक्स भर दो। तो ऐसा कोई बंदा है जो प्रॉपर्टी बेच के पेमेंट अवॉइड करना चाहता है, टैक्स अवॉइड करना चाहता है, तो उन लोगों को भी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर टिल दैट डेट जिसमें वो बेचना चाहते हैं वहाँ तक का असेसमेंट करना उसी साल में कंपलसरी है। आई बात समझ में? तो इसमें नीरव मोदी और विजय माल्या का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। लास्ट पार्ट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जो बंद हो जाते हैं। जैसे आप लोग एक ग्रेजुएशन किया, आप लोग बोलेंगे नहीं हमें जॉब नहीं करना, हमें बिजनेस करना, करो, लेकिन वो बिज़नेस ज़्यादा टाइम नहीं चला, बंद हो गया। तो जब से प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करो और जिस दिन बंद हुआ वो डेट तक का आपको सेम ईयर में रिटर्न फाइल करना है, टैक्स भरना है। वेट नहीं करना है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में तो आपका बिजनेस ही नहीं है ना। तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग क्यों वेट करें? जब आप ही वेट नहीं कर रहे नेक्स्ट ईयर तक का, तो इनकम टैक्स कैसे वेट करेगा आपके रिटर्न फाइलिंग के लिए, इनकम टैक्स के लिए? तो इसलिए बोला है एसएससी मेक द असेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, स्टार्ट करेगा और डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन तक वो जितना भी उसने इनकम कमाया उसका वो प्रीवियस ईयर में टैक्स भरने को बोलेगा। तो ये कुछ 5 केसेस हैं जो बताया है कि आपको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स और कैलकुलेशन सेम ईयर में करना है, वेट नहीं करना है नेक्स्ट ईयर। वैसे क्या होता है 98% आपको नेक्स्ट ईयर में टैक्स का कैलकुलेशन और पे करना है, लेकिन इसको सेम प्रीवियस ईयर में भरना है, ये 5 केसेस में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
तो गो थ्रू करो, और कुछ लगता है कुछ डाउट है कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।